आज पूरा विश्व आज पूरा विश्व जो है एक महामारी के दौर से गुजर रहा है, जिसको हम कोविड-19 के नाम से जानते हैं। और ये वाकई जो है इस सदी की सबसे ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि सबसे ख़तरनाक बीमारी है क्योंकि आज तक हमने जो है क्योंकि अभी तक जबकि मतलब आज 120 वर्ष पुरानी बीमारी मलेरिया, आज तक उसकी वैक्सीन नहीं बना पाए। तो वैक्सीन बनने में, इस बीमारी का इलाज होने में हमें जहाँ तक लग रहा है ये कम से कम वैज्ञानिकों को मानना है कि 1.5 साल, 6 महीने, साल भर में ये वैक्सीन इसकी तैयार हो जाएगी, फिर हम अपने को इम्प्रूव कर लेंगे। और एक और तरीका है इम्यूनिटी डेवलप करके। इम्यूनिटी डेवलप 2 तरीके से की जा सकती है, एक मानसिक और एक शारीरिक। मानसिक क्या होता है, आप प्रसन्न होकर के, और शारीरिक क्या होता है, व्यायाम करके। प्रसन्नता में ही आपका योग, प्राणायाम, ये सब प्रसन्नता में आ जाएगा, और फिजिकली में हमारा व्यायाम आता है। ये दोनों चीज़ करके हम शरीर को मजबूत रख सकते हैं, इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। और खाने पीने के भी, जैसे साइट्रिक विटामिन सी वाले जितने फल हैं, जैसे नींबू हुआ, आंवला हुआ, संतरा हुआ, अंगूर, जिसमें खट्टे जितने भी चीज़ें हैं, उसे हम खा करके अपनी मतलब वायरस से लड़ने, दरअसल वायरस की डेट तो होती नहीं है, वो हम लोगों को अपने शरीर को इस तरह डेवलप करना पड़ता है ताकि वो उसको वो कर ले। और हर स्तर, विश्व के हर देशों में इसके लिए लगातार कार्य चल रहे हैं। लोग अपने स्तर पे काम कर रहे हैं और हर देश अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहता है। इसी तरह भारत भी, जहाँ के हम निवासी हैं, वो भी अपने इस कार्य में लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं। हम लोग करीब लगभग 60 दिनों तक लॉकडाउन झेल चुके हैं। लगभग 60 दिनों तक का हमारा लॉकडाउन था, जिसको हम लोग झेल चुके हैं, और हमको लग रहा है सरकार आगे भी बढ़ाएगी, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब हमारे कलम में भी जो सारी समस्याएं जो आ रही हैं वैश्विक स्तर पे या कहीं भी, जब कोई समस्या घर में हो या गांव में हो या राष्ट्र पे हो, जैसे घर है वैसे ही राष्ट्र एक घर है। राष्ट्र को हम एक घर की तरह संबोधन करते हैं। जैसे घर में माता पिता, बुजुर्ग, मुखिया, मालिक, ये लोग होते हैं, उसी तरह बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जैसे ये होता है उसी तरह राष्ट्र है। कोई मुखिया है, कुछ लोग बुजुर्ग हैं, सब एक सिस्टम होता है। और एक घर को चलाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक राष्ट्र को चलाने के लिए भी एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो सारी चीज़ें चल रही हैं, हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि जब कोई समस्या आती है वैश्विक स्तर में, कहीं भी घर में भी आएगी, तो वो कुछ न कुछ समस्या तो आती है। हमारे पुराने महाभारत से लेकर आप रामायण, पुराने ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो बताया जाता है, कृष्ण गीता में भी कहा है कि जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती है तो कुछ न कुछ हमें सिखाती है, बताती है। और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में आप जाएंगे तो शनि महाराज कहेगा कि वो समस्या लाते हैं ताकि वो सिखाते हैं, बताते हैं, ताकि आप फिर दोबारा कोई समस्या आ जाए तो उसके लिए प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। एस्ट्रोलॉजी से लेकर के, जिसके महाराज शनि है, और हर जगहों पे ये है कि समस्या जो है कोई न कोई निदान लेके आती है। अब प्रश्न ये होता है, समस्या निदान लेके आती है तो समस्या क्या हुई? आज समस्या ये हुई कि बहुत सारे लोग, भाई लॉकडाउन की वजह से रोज़गार बंद कर दिए गए हैं, फैक्ट्रियाँ, मिल, सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, रोक दी गई हैं। लोगों घर से बाहर निकलने बैन लगा दिए गए, खुद के स्वास्थ्य के लिए, दूसरे के लिए, अपने लिए। जिंदा रहेंगे तभी करेंगे, इसलिए हम लोगों को ऐसा कहा गया है। लेकिन अब धीरे धीरे लॉकडाउन खोला जा रहा है। तो जब लॉकडाउन हुआ, खोला जा रहा है, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो अब बहुत इस दौरान बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी। बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। अब बेरोजगारी रेट 27 पॉइंट समथिंग चली गई है, वो सब आप लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे, उसमें वो बताने की ज़रूरत नहीं बेरोजगारी कितनी है। सरकारी आंकड़े पे हम बहुत यकीन नहीं करते। वो बढ़ गई बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसी बेरोजगारी को आप देखेंगे इधर भी जो है, जो भारत का जो मजदूर वर्ग है, क्षमा चाहता हूँ, मजदूर करके जो कामगार है, जो छोटे तबके के कामगार हैं, वो हर राज्यों में, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र में गए, गुजरात में गए,
तमिलनाडु में गए, स्टेटों में जाते हैं, इधर से बिहार से लोग जाते हैं, मध्य प्रदेश से जाते हैं। जो जितने पिछड़े बीमारू राज्य जिनको हम लोग पढ़ते हैं जानते हैं, बीमारू स्टेट्स हैं, इसमें बिहार हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, हरियाणा से, जो यहाँ से सभी लोग जाते हैं, राजस्थान हुआ, ये सभी लोग जो यहाँ से वहाँ पे काम करने जाते हैं, वहाँ सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। अब उनको सरकार ने वहाँ रोक दिया लॉकडाउन में। ये सही था कि हमको रोकना था, ये ज़रूरी है, तो रोक दिया गया। रोकने के बाद वो लोग अब वहाँ से जब रोक के चल रहे हैं, अब रोक लिया गया, तो अब वो घर, क्योंकि कंपनियां बंद हो गई हैं, और ये भी हो गया है कि एक समय काल के लिए, निश्चित नहीं कि कल खुल जाए, परसों खुल जाए, निश्चित तो है नहीं, ये कल भी खुल सकती है, परसों भी खुल सकती है, तो ये अनिश्चित हो गया। तो इसके लिए अब वो उनके मन में एक भय आ गया, एक डर आ जा रहा है। आना भी स्वाभाविक है कि यार आज नहीं खुलेगी, कल नहीं, परसों खुलेगी, तो हमारा क्या होगा। तो इस डर के माहौल में, और जब सरकार इस पर कदम उठाती है कि हम बस से लोगों को आप बुला रहे हैं, हम ट्रेन से आपको घर भेज रहे हैं, तो ये मन में कहीं न कहीं अंदेशा पैदा हो जाता है कि अरे यार इसका मतलब ये मामला लंबा खींचने वाला है, इस पर हम लंबे खींचने वाले। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से पलायन कर देते हैं। तो वो लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। आप टीवी में देखते होंगे, मीडिया में जो न्यूज़ चैनल वाले हैं वो दिखा रहे हैं, या कभी कभी कम ही बेचारे दिखाते हैं, तो उसमें आप देखे होंगे कि वो बेचारे, आप अपने अगल बगल देखिए, बेचारे आ रहे हैं उनके। दूसरी बात, इन कामगारों के साथ हुआ क्या क्या, ये भी ज़रा गौर फरमाने वाली बात है। ये कामगार वहाँ से जब लौट के आ रहे हैं, तो ये जहाँ जहाँ भी काम करते रहे, जहाँ जहाँ भी ये लोग काम करते रहे, वहाँ के लोगों ने, जबकि सरकार की हिदायत थी, निवेदन था, प्रार्थना थी, हमारे पीएम साहब ने ये प्रार्थना की थी, निवेदन लोगों से किया था कि मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मानवता के नाते, देखिए मैं ये नहीं कह पा रहा हूँ, मुझे कहने में ही मेरे आँख में आंसू आ जा रहे हैं। कि किसी को मानवता के नाम पे ये कहना पड़े कि आप किसी को जो है कोई चीज़ें प्रोवाइड कराइए, एक कहने की बात है। क्या प्रकृति ने हमें इसीलिए चुना था, इसीलिए इंसान बनाया था। सारे जीवों में हमको बुद्धि, विवेक, सोचने समझने की क्षमता सबसे ज़्यादा प्रोवाइड की थी इसी दिन के लिए। एक आदमी को ये कहना पड़ रहा है कि आप लोग अपने मजदूरों का ध्यान रखें, लेकिन आप ध्यान नहीं रहे। कहने के बाद भी ये लोग जो है सुनने में, आप पता लगा रही है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये लोग जो है उनका कब, मतलब उन लोगों को सैलरी नहीं दिए, मार्च की दिए होंगे, अप्रैल की सैलरी नहीं मिली। अब वो कहाँ जाए, अब उनको घर आना पड़ेगा। आप ज़रा सोचिए, वो कामगार नहीं है, किसी अगर पर्सन एक व्यक्ति कहीं काम करता है बाहर, तो वो एक नहीं होता है, उसके साथ परिवार होता है। परिवार मतलब उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी बहनें, और आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं ये लोग। ये प्रतिदिन जो पैसा कमाते थे उसको भेजते थे, उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। इन्होंने क्या किया, पैसा देने से इनकार कर दिया। अब आप ये बताइए कि जो कामगार उस कंपनी में 2 साल से अधिक की सेवाएं दे चुके थे, 3 साल दिए, 4 साल, कोई 10 साल दिया, फिर भी निकाल दिया गया। क्या कंपनी ने उन कामगारों से इतना भी लाभांश नहीं कमाया कि उनको 1-2 महीने की वेतन दे सके? बताइए, कमाया तो होगा ही, लेकिन नहीं दिया। ये मानते हुए कि प्रकृति ने हमें सबसे मजबूत पक्ष के रूप में बनाया है, इंसान बनाया है, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम इंसान हैं। और आज जब मुसीबत आएगी, हम उनसे ले भी लिए, छोड़ भी दिए, किसके सहारे, कोई बात नहीं। तो क्या ये गलत नहीं है
अब वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे? ये इतनी बड़ी न्यायपालिका, ये इतना बड़ा सिस्टम, इतने बड़े लोग और ये कामगार लाखों की संख्या में है, न कोई पूछ न कोई मतलब, इनका कौन करेगा? प्रधानमंत्री कह दिए भाई हम आप लोगों से निवेदन करते कि इनके साथ इंसानियत बरती जाए, मानवता बरती जाए, कोई मतलब नहीं। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं ये कह रहा था शुरुआत में, कोई सीख लेके आती है, जब कोई विपदा आती है तो कोई सीख लेके आती है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब सीख लेके आती है तो पीएम मोदी को ये समझना चाहिए था। 5 साल आप 10वीं साल गवर्नमेंट में आए, जब आप चुने गए तो हमें बड़ी प्रसन्नता थी, हमने एक मजबूत आदमी को चुना था, हमें भी गर्व है, आज भी गर्व है कि हमने एक मजबूत आदमी को चुना है। ये क्या कर रहे हैं कि चुना है? आप ये बताइए हमें, क्या जो आदमी यूपी से महाराष्ट्र में जाता है, यूपी से राजस्थान में जाता है, यूपी से हरियाणा में जाता है, यूपी से गुजरात में जाता है, या मध्य प्रदेश से इन जगहों पे जाता है, या राजस्थान से जाता है, या झारखंड से जाता है, या वहाँ के कुछ लोग यहाँ आते हैं, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे घर का व्यक्ति इस दूसरे गांव में गया है, हमारे घर का व्यक्ति दूसरे गांव, भाई प्रदेश भी तो एक घर है। क्या यहाँ के इतनी बड़ी संस्था को ये जिम्मेदारी नहीं बनती को इसको ये जानना ज़रूरी है कि हमारा ये आदमी महाराष्ट्र में काम कर रहा है, हमारा ये आदमी जो राजस्थान में काम कर रहा है, हमारा ये आदमी यहाँ, ये जिम्मेदारी नहीं बनती है? ये जिम्मेदारी नहीं बनती। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए या जानकारी रखनी चाहिए कि हमारी जो कंपनियां, बिना आपसे लाइसेंस लिए कंपनियां तो चलती नहीं हैं। तो ये जो कंपनियां चल रही हैं, तो हमको बताइए कि जो कंपनियां चल रही हैं, क्या ये कंपनियां लाइसेंस युक्त है ना? तो क्या हमारी सरकार को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि इस कंपनी में इतने लोग काम करते हैं, इतने लोगों को इतना रुपया वेतन मिलता है? होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। ये हमारा धर्म है। अगर ये जानकारी होती, मुझे नहीं लग रहा कि ये जानकारी है, क्योंकि ये कोई हमको नहीं लगता कि सरकार के काम में ये कोई प्रतिबद्धता भी है। मतलब कोई प्रतिबद्धता ये नहीं है कि इसकी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर, मतलब उनको पता नहीं ये भी कोई काम है। अरे यार काम कर रहे होंगे, क्या मतलब, कोई मतलब है नहीं। तो हमें ये बताइए कि प्रतिबद्धता होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। और इसी प्रतिबद्धता की न होने की वजह से आज ये परिणाम है कि उनको बिना वेतन के, या दिया गया भी कम दिया गया, बाहर कर दिया गया, वेतन नहीं दिया गया, या दिया गया तो बहुत कम दिया गया। ऐसा क्यों? मेरी बात पुनः दोबारा कहना चाहूँगा कि जो कामगार किसी कंपनी में 1 साल से 2 साल से काम कर रहे हैं, तो क्या वो किसी कंपनी को इतना भी लाभ नहीं दिए कि उनकी कंपनी उन्हें 2 साल का वेतन 2 महीने या 1 महीने का वेतन दे दी फ्री में? आज जबकि मुसीबत का दिन है, आज मुसीबत का दिन है, ये समस्या है कि एक कुछ दिन के लिए वेतन दे ताकि उनका परिवार चलता रहे। कोई मतलब है? लेकिन चलता रहने की ये नहीं दिए, और सरकार को इसकी जानकारी नहीं है। अब ये उनको बाहर कर दिए, अब वो कहाँ जाएंगे? उनकी बीवी नहीं है, उनके बच्चे नहीं हैं। क्या वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते? क्या अपने बच्चों से उन्हें दुलार नहीं? अब बेघर कर दिए उन्हें। अब वो कहाँ से खाएंगे पिएंगे? कहाँ से खाएंगे बताइए?
वो कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को, क्या उनके बच्चे खाएंगे। वो लौट के कहाँ आ रहे हैं, गांव में, जहाँ वो प्रतिदिन की जो महीने की कमाई होती है उसका एक लगभग 90% था वो बेच कर उनको भेज करके और अपने किसी तरह गुजर बसर करते थे, रोज़ का रोज़ सेविंग नहीं किए हैं। अब वो कैसे रहेंगे। हाँ, ये सही है कि हर राज्य सरकारें ये कह रही हैं कि जो लौट के आ रहे हैं हम उनके लिए ये करेंगे वो करेंगे, तमाम तरह की योजनाएं बता रहे हैं। अब हमारे देश में योजनाएं जो चलती हैं, मैं सिविल एक्सपीरियंस हूँ, योजनाएं चलती हैं, योजना को सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक वो जो चलाने वाले हैं और एक वो जो सिविल एक्सपीरियंस हैं, और किसी को योजना की जानकारी नहीं होती, योजना की जानकारी होती ही नहीं है। तो वो उनको पता नहीं है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। ये अगर जब आदमी कमज़ोर हो तो सिस्टम मजबूत होना चाहिए। तो जब ये राज्य सरकार अपने को मजबूत रखते तो ये उन चीज़ों को पकड़ लेते कि भाई ये लोग आ रहे हैं, इनको पकड़िए, इनको एडजस्ट करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से उनके ऊपर कहती कि भाई ये बताइए कि आपने उनका वेतन काट लिया। पहली बात तो ये भी नहीं क्लियर होता कि उनका वेतन वो कम से कम वेतन देते सरकार की जिम्मे। और एक समस्या और बताना चाहूँगा, भारत देश में हर कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति की में अलग अलग रूल रेगुलेशन है। किसी के मन में आया किसी को 10,000 दे रहा है, किसी के मन में आया किसी को 15,000 दे रहा है, किसी के मन में आया किसी को वही काम का 5,000 रुपये दे रहा है। उसके पीछे एक कारण है। पहले एक कुर्सी के लिए 10 लोग हुआ करते थे, आज हम युवाओं की संख्या इतनी ज़्यादा है कि एक कुर्सी के लिए हम 100 लोग होते हैं, माने बैठने के लिए 100 लोग, 400 लोग, 300 लोग फिर बैठने के लिए होते हैं कि मतलब कुर्सी ज़रूरत के लिए कि हम वहाँ काम करेंगे। तो होता क्या है कि कंपनी वाला क्या करता है, उसके पहले वाले जो हटा था उसकी सैलरी मान लीजिए 25, ऐसा होता है। मैं कंपनी में काम नहीं करता लेकिन मैं दावे के साथ कर रहा हूँ ऐसा होता है। किसी कंपनी में कोई काम कर रहा है, वो कुर्सी 25,000 रुपये में वो व्यक्ति वहाँ का वेतन लेता था। अब कुर्सी हटी, उसके लिए आवेदन पहुँचे गए तो आ गए 1,000 लोग, 500 लोग। तो अब मामला शुरू होगा 20,000 से। 20,000 से शुरू होगा तो 20,000 पे लोग 20 लोगों का चयन होगा, सबको हटा दिया जाएगा। भाई 20,000 रुपये पे ये है, आप आ जाइए, यहाँ पहुँच गए। अब 20,000 में वो क्या करेगा, जैसे जैसे जिसकी जितनी मजबूरी रहेगी, जैसे एक वाला 20,000 तो कहेगा, दूसरा वाला अरे सर हम तो 18,000 में कर देंगे, क्योंकि वो तो बेचारा बहुत छोटे परिवार से पढ़ा है, कैसे पढ़ा हो, कहाँ से पैसा इकट्ठा करके पढ़ा होगा, लिखा होगा, या परिवार की इतनी ज़रूरत उसके ऊपर होती है कि वो कहेगा अरे सर हम तो 15,000 में कर देंगे, हम तो 10,000 में सर हम काम कर देंगे। इसी तरह करते करते वो मामला 8,000 रुपये में सेट हो जाता है। भाई जो ऊपर वाले जिनको 20,000 से कम नहीं, थोड़े मजबूत स्थिति परिवार से हैं, वो कहे हम करेंगे नहीं, लेकिन वही 25,000 रुपये का मामला धीरे धीरे आते आते 8,000 में सेट हो जाता है। और 8,000 में वो आदमी जो है दूसरी जगह उसमें काम करने लगता है, जबकि कंपनी को उसके लिए 25,000 वेतन देना था, अब उसको 8,000 दे रही है और उसका लाभ कितना बढ़ा। इसी तरीके से तो लाभ कमाते होंगे। तो लाभ जब कंपनियां हमारी लगातार फ़ायदे में, ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारा ग्रोथ रेट बताता है, हमारी सारी चीज़ें बताती हैं। तो जब ये कंपनियां लगातार फ़ायदे में हैं तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके पास काफ़ी पैसा है, तब भी वो नहीं देते। और सरकार की जिम्मेदारी न सेंट्रल गवर्नमेंट की इसकी कोई जिम्मेदारी है, उनको ये पता। मैं फिर कहना चाहता हूँ, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नहीं पता होना चाहिए कि हमारी इस कंपनी में इतने लोग काम करते, इस कंपनी में इतने लोग काम करते, इन लोगों को इतनी सैलरी दी जाती है रियल में, कागज़ पे नहीं, कागज़ पे लिख दिया हो गया, रियल में दी जाती। कभी पता चला? नहीं। राज्य सरकारों में भी इसी तरह की व्यवस्था है। तो अब हमको बताइए कि ये अब न राज्य सरकार इनको पहचान पाएगी न केंद्र सरकार उधर से जान पाएगी, दोनों लोगों के बीच में ये फंस गए। अब ये कहाँ जाएंगे, इनका परिवार कैसे जिए खाएगा, इनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, कौन इनके लिए आएगा। दरअसल अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इससे जुड़ी दूसरे चीज़ों पर। मैं सामरडे, मुझे लगा
मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, चाहे बुरा हो सकता है कि आप लोग सामने करें, आप लोग को अच्छा ना लगे, वो अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैं 2 लोगों को दे सकूँ, बता सकूँ। तो मेरा ये धर्म बनता है कि मैं उसे बताऊँ और करूँ। यही मेरी नैतिक ज़िम्मेदारी है। मैं सिविल एस्पिरेंट्स हूँ और मैंने अपने जीवन के 32-33 साल मतलब एज के 32-33 साल और 10-15 साल पढ़ाई में गुजारे हैं। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी और मैं इलाहाबाद से बिलॉन्ग करता हूँ। और मुझे अफ़सोस होता है, बहुत सारी वीडियो बनी तो मुझे भी लगा कि मैं भी कुछ बताना शुरू करूँ। तो आप लोगों से हमारा निवेदन है कि इसे आप देखें, समय निकाल के सुनें और मेरे भावों को समझने का प्रयत्न करें, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करें। हम आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहे, हम पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम आपका मनोरंजन करने नहीं आए हैं। इस सब का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। बस इन लोगों तक भेजिए। हमारा उद्देश्य है सरकार इनको जाने, एक एक आदमी को राज्य सरकारें जाने और एक एक आदमी को सेंट्रल गवर्नमेंट जाने और रूल रेगुलेशन इतनी अच्छी तरीके से फॉलो हो कि लोग उस पर कार्य करने के लिए मजबूर हो जाए। सुना आप लोगों ने अब तक? ठीक है, अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। और आप लोगों ने इसको सुना, हमें अच्छा लगा। धन्यवाद।